गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, किसे कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन और द्रव विलियनों के लिए राउल्ट का नियम। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक शुद्ध द्रवों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। देखो वाष्प दाब, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे राउल्ट का नियम है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, ये सब वाष्प दाब से संबंधित है। इसलिए वाष्प दाब क्या होता है ये पहले तो यही आपकी समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं, समझते हैं वाष्प दाब किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, सभी द्रव जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, उनमें धीरे धीरे वाष्पित होने की प्रवृत्ति होती है। देखो इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये एक खुला पात्र है, ओपन कंटेनर है और इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, ये कोई द्रव इसमें भरा हुआ है। द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती। द्रव अणुओं से बना होता है तो द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाएं एक समान नहीं होती। विभिन्न अणुओं की जो गतिज ऊर्जाएं होती है वो अलग अलग होती है। यद्यपि द्रव में जो औसत गतिज ऊर्जा का मान होता है वो निश्चित ताप पर निश्चित व स्थिर होता है। द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाओं का जो औसत मान होता है वो निश्चित ताप पर वो निश्चित होता है, लेकिन द्रव के विभिन्न अणुओं की जो गतिज ऊर्जाएं होती है वो अलग अलग होती है। तो द्रव के जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, द्रव के वे अणु द्रव की सतह को छोड़ करके जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, द्रव के वे अणु द्रव की सतह को छोड़ करके वाष्प के रूप में जाते रहते हैं। अर्थात द्रव जो है वो वाष्पित होता रहता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन क्रिया, है ना। जो द्रव होता है, द्रव वाष्पन की क्रिया के द्वारा वाष्प में बदलता है। द्रव वाष्पन की क्रिया के द्वारा कहीं में बदलता है, वाष्प में चेंज होता है। वाष्प में कौन जाता है? द्रव के वे अणु वाष्प के रूप में जाते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। वो द्रव की सतह को छोड़ करके वाष्प के रूप में जाते रहते हैं। अब मान लीजिए इस पात्र को हम बंद कर देते हैं। इसके ऊपर मान लीजिए हम कोई जार रख देते हैं कांच का। अब इसके ऊपर, इस पात्र के ऊपर इसको बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं? इसके ऊपर मान लीजिए हमने इसके ऊपर कांच का ये पात्र जार रख दिया। तो इस प्रकार से देखो जब हम इस पात्र को बंद कर देते हैं तो बंद करने पर द्रव के जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है वो अणु द्रव के ऊपर जो उपलब्ध स्थान होता है वे वाष्प के रूप में वहां पर एकत्रित होते रहते हैं। यानी कि द्रव की वाष्प जो है, द्रव के ऊपर ये जो उपलब्ध स्थान है यहाँ पर द्रव की वाष्प इकट्ठा होती रहती है। अब वो लगातार बाहर वायुमंडल में नहीं जाती है, वो यहीं पर अब तो ये जार को, इस पात्र को हमने बंद कर दिया तो अब ये जो उपलब्ध स्थान है वो वाष्प इसी में एकत्रित होती रहती है। अब इसमें से द्रव की कुछ वाष्प जो है वो
पुनः ठंडी होकर के पुनः द्रव में परिवर्तित होती रहती है। और इस क्रिया को वाष्प पुनः कहीं में बदल गई, वो पुनः द्रव में बदल जाती है। इस क्रिया को कहते हैं द्रवण। यानी कि द्रवण की क्रिया के द्वारा द्रव की जो वाष्प होती है वो ठंडी होकर के पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। वाष्प, देखो इसको ऐसे समझिए, वाष्प जो है वो द्रवण की क्रिया, द्रवण को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, और वाष्पन को कहते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन। तो द्रव जो है वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा तो वाष्प में बदलता रहता है, और द्रवण की क्रिया के द्वारा उसकी कुछ वाष्प जो है वो पुनः द्रव में परिवर्तित होती रहती है। और जब द्रव के वाष्पन और द्रव के द्रवण दोनों प्रक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती है तो वो अवस्था कहलाती है साम्य। उस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। यानी कि साम्य की अवस्था में वाष्पन, द्रव के वाष्पन की प्रक्रिया और द्रव के दर्पण की प्रक्रिया, यानी कि ये जो दो विरोधी प्रक्रियाएं हैं इनकी दरें जो होती है वो बराबर हो जाती है। और साम्य की अवस्था में, अब देखो द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प है ना, द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प है और इसमें से कुछ वाष्प पुनः द्रव में बदलती रहती है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती रहती है। और साम्य की अवस्था में दोनों प्रक्रियाएं यानी कि वाष्पन और द्रवण की जो प्रक्रिया होती है इनकी दरें जो होती है वो बराबर हो जाती है। और इस साम्य की अवस्था में इस द्रव की सतह पर उसकी वाष्प जो दाब डालती है वही कहलाता है द्रव का वाष्प दाब। द्रव का वाष्प दाब किसे कहते हैं? निश्चित ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही कहलाता है द्रव का वाष्प दाब। और एक चीज और ध्यान रखो, जो साम्य अवस्था होती है ये बंद बर्तन में ही प्राप्त होती है, क्योंकि अगर बर्तन बंद नहीं होगा तो मान लीजिए एक ही प्रक्रिया चलती रहेगी, वाष्पन की प्रक्रिया चलती रहेगी, द्रवण की प्रक्रिया नहीं होगी, है ना। द्रवण की प्रक्रिया के द्वारा द्रव की वाष्प ठंडी होती है। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे जो पानी की बोतल होती है, मान लो उसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया बोतल में और उसका ढक्कन बंद है, तो हम देखते हैं कि जो बोतल की जो दीवार होती है उसकी सतह पर जो है पानी की बूंदें जो है वो इकट्ठा हो जाती है। जगह जगह हमें पानी की बूंदें दिखाई देती है, क्योंकि पानी की जो वाष्प होती है वो ठंडी होकर के वो द्रव में बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो द्रव जो है वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा वाष्प में बदलता है और द्रवण की क्रिया के द्वारा द्रव में परिवर्तित होता है। और साम्य की अवस्था में ये दोनों दरें, द्रव के वाष्पित होने की दर और द्रव के वाष्प के ठंडा होने की दर बराबर हो जाती है, और इस अवस्था को कहते हैं साम्य की अवस्था। और साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही कहलाता है उस द्रव का वाष्प दाब। इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब
डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो ये वाष्प दाब की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, वाष्प दाब किसे कहते हैं। या ऐसे सिंपली ऐसे ही समझ लीजिए भाई, द्रव की सतह पर उसकी वाष्प जो दाब डालती है वही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है ना। वैसे ये है परिभाषा, निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो ये वाष्प दाब क्या होता है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, है ना। देखो, जो वाष्प दाब होता है निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का एक निश्चित व स्थिर वाष्प दाब होता है। निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का एक निश्चित व स्थिर वाष्प दाब होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। वाष्प दाब कैसे बढ़ता है? क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है द्रव के, वो बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से वाष्पित होने वाले अणुओं की जो संख्या है वो बढ़ती है। तो अणु ज़्यादा वाष्पित होते हैं तो ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर हमेशा वाष्प दाब क्या होता है? हमेशा वाष्प दाब बढ़ता है। अच्छा, आगे देखो, क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव का वाष्प दाब कहीं के बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखो, कोई भी द्रव कब उबलता है? जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जिन द्रवों के क्वथनांक उच्च होते हैं उनका वाष्प दाब कम होता है। जिन द्रवों के क्वथनांक उच्च होते हैं उनका वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। ऐसे द्रव कम वाष्पशील होते हैं। जिनका क्वथनांक अधिक होता है ना, वो द्रव क्या होते हैं? कम वाष्पशील होते हैं। और जिन द्रवों का क्वथनांक कम होता है वो द्रव अधिक वाष्पशील होते हैं और उनका वाष्प दाब अधिक होता है। ये चीज बिल्कुल अच्छे से आपकी समझ में आनी चाहिए। जिन द्रवों का वाष्प दाब जिन द्रवों का क्वथनांक अधिक होता है वो द्रव क्या होते हैं? वो द्रव उनका वाष्प दाब कम होता है और वो द्रव कम वाष्पशील होते हैं। और जिनका क्वथनांक कम होता है वो उनका वाष्प दाब अधिक होता है, अर्थात वो ज़्यादा वाष्पशील होते हैं। देखो, किन द्रवों का क्वथनांक अधिक होता है? द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो द्रव के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होते हैं उन पर निर्भर करता है कि द्रव का क्वथनांक कम होगा या अधिक होगा। अगर द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक है, अगर द्रव के अणु अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो द्रव को उबलने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी कि
द्रव का जो क्वथनांक होता है ना वो अधिक होगा। और जिन द्रवों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होते हैं उनका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, यानी कि उबलने के लिए उन्हें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखो कि जिन द्रवों का क्वथनांक उच्च होता है, जिन द्रवों का क्वथनांक उच्च होता है वो द्रव क्या होते हैं, वो द्रव कम वाष्पशील होते हैं, यानी कि उनका वाष्प दाब, जिन द्रवों का क्वथनांक कम होता है उनका वाष्प दाब कम होता है, अर्थात वो कम वाष्पशील होते हैं। और जिनका क्वथनांक कम होता है उनका वाष्प दाब अधिक होता है, अर्थात वे अधिक वाष्पशील होते हैं, वे अधिक वाष्पशील होते हैं। देखो जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल की स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा वाष्पशील है, और जो पदार्थ ज़्यादा वाष्पशील होते हैं उनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है ना। ऐसे ही जैसे स्पिरिट होती है, लैब में प्रैक्टिकल करते हैं आप, स्पिरिट की स्मेल दूर से ही आ जाती है ना। यानी कि स्पिरिट जो होती है वो अधिक वाष्पशील होती है, जो अधिक वाष्पशील होते हैं उनका क्वथनांक कम होता है। जैसे स्पिरिट है ना, स्पिरिट को अगर खुला छोड़ दे या पेट्रोल को भी अगर खुला छोड़ दे तो धीरे धीरे वो उड़ता रहता है, क्योंकि वो अधिक वाष्पशील होता है और क्वथनांक उसका कम होता है। यानी कि जो अधिक वाष्पशील द्रव होते हैं उनका क्वथनांक कम होता है, जो कम वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनका क्वथनांक अधिक होता है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर, है ना, ये क्या है, वाष्प। साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही कहलाता है द्रव का वाष्प दाब। और ये द्रव के वाष्प दाब से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई। यस, अगला टॉपिक लगाइए, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी होना। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि जब हम किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय या कहिए पदार्थ घोलते हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है, वाष्प दाब से सदैव कम होता है। देखो जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो घट जाता है, अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब होता है
वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। देखो इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये एक बंद पात्र में ये शुद्ध विलायक भरा हुआ है। बंद पात्र में ये क्या भरा हुआ है? ये एक शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट। ये शुद्ध विलायक बंद पात्र में भरा हुआ है। अब साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर इसकी वाष्प जो दाब डालती है उसे कहते हैं विलायक का वाष्प दाब। इस विलायक बंद पात्र में रखा हुआ है, तो इस विलायक की ये क्या है? ये सब विलायक है। जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है वो वाष्प के रूप में चले जाते हैं, और वाष्प इस विलायक की सतह पर जो दाब डालती है वो कहलाता है इसका वाष्प दाब। देखो, जब इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब जो वाष्पित ना होता हो, घोलते हैं तो इसका वाष्प दाब घट जाता है। देखो, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर क्या होता है? देखो, जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो ये विलयन बन जाता है। तो ये अवाष्प, मान लीजिए ये शुद्ध विलायक है कोई, और इसमें हमने कोई मिला दिया, क्या? कोई अवाष्पशील पदार्थ हमने इसमें मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ इसमें हमने घोल दिया, तो जो ये विलायक है इसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब क्यों घट जाता है? क्योंकि विलायक की सतह पर सतह का कुछ भाग जो है वो अवाष्पशील विलेय के अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है। सतह का कुछ भाग जो है, जो अवाष्पशील पदार्थ उसमें घोला है, सतह का कुछ भाग उन अणुओं के द्वारा वो घिर जाता है, जिससे वाष्पन के लिए उपलब्ध आपेक्षिक पृष्ठ सतह रिलेटिव सरफेस एरिया ये घट जाता है। भाई, विलायक की सतह पर पहले तो केवल विलायक के अणु थे, अब विलायक की सतह पर आगे अवाष्पशील पदार्थ के कुछ अणु आ गए, तो जिससे द्रव की सतह का जो पृष्ठ है वाष्पन के लिए, वो पृष्ठ कम हो जाता है ना। जिससे पृष्ठ कम होने की वजह से जो वाष्पन के रूप में जाने वाले अणुओं की संख्या होती है वो कम हो जाती है, अर्थात वाष्पन की दर घट जाती है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है। तो इसलिए जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। भाई, वाष्प दाब क्यों घटता है? क्योंकि जब शुद्ध विलायक में कोई हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो द्रव की सतह पर अवाष्पशील पदार्थ के अणु आ जाते हैं। अणु आने से द्रव की सतह का जो पृष्ठ, द्रव की जो सतह है, वाष्पन के रूप में जहाँ से अणु वाष्प में जाते हैं वो सरफेस एरिया उसका घट जाता है। सरफेस एरिया घटने की वजह से वाष्पन की दर कम हो जाती है, जिससे वाष्प कम बनती है। इसलिए
वाष्प दाब जो है घट जाता है। इसीलिए जो विलयन होता है, विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। देखो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के कारण ही होता है। अब इस विलयन में विलेय की मात्रा जितनी अधिक होती है वाष्प दाब का अवनमन उतना ही अधिक होता है। देखिए मान लीजिए यदि देखो वाष्प दाब का अवनमन ये मैंने आपको बताया, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट तथा विलयन का वाष्प दाब PS है तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन और P0 माइनस PS अपॉन P नॉट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब कम कर दीजिए तो वो जो कमी आती है वो कहलाती है वाष्प दाब का अवनमन, और P0 माइनस PS अपॉन P0 ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो वाष्पन किसका होता है? वाष्पन होता है शुद्ध विलायक का, है ना। जैसे ये बंद पात्र में शुद्ध विलायक रखा हुआ है तो शुद्ध विलायक के अणु वाष्प के रूप में एकत्रित होते रहते हैं, तो इसकी वाष्प सतह पर जो दाब डालती है वही कहलाता है इसका वाष्प दाब। देखो यहाँ पर वाष्प के रूप में जाने वाले अणु ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। देखो जब शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय घोल दिया तो अवाष्पशील विलेय घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है। देखो पहले इतनी वाष्प थी सतह पर, अब जब इसमें अवाष्पशील विलेय घोल दिया तो अब वाष्प कम दिखाई दे रही है, यानी कि वाष्प कम दिखाई दे रही है, यानी कि वाष्प दाब इसका घट रहा है। यानी कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। अर्थात वो वाष्प दाब क्यों घटता है? वाष्प दाब इसलिए घटता है कि विलायक की सतह पर कुछ अवाष्पशील पदार्थ के अणु आ जाते हैं, जिससे वाष्पन के लिए जो विलायक की सतह होती है उसका एरिया घट जाता है। वाष्पन के लिए उपलब्ध विलायक की सतह का एरिया क्या हो जाता है? घट जाता है, जिससे वाष्पित होने वाले विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, अर्थात वाष्प दाब घट जाता है। और विलायक में जब अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन। तो इसे इस प्रकार से कहते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट है और विलयन का वाष्प दाब PS है, यानी कि इसका वाष्प दाब अधिक है, इसका वाष्प दाब कम है, तो ये जो अंतर आया, ये अंतर P0 माइनस PS ये कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन, और ये P0 माइनस PS अपॉन P नॉट P कहते हैं इसे, ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अभी हमने इस चैप्टर में
द्रवों का वाष्प दाब किसे कहते हैं और वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं, ये पढ़ा। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो द्रवीय विलयन होते हैं, द्रवीय विलयन लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनमें द्रव विलायक होता है और विलेय गैस होती है ना। एक वे होते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है और विलेय भी द्रव होता है। और एक विलयन वे होते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है और विलेय ठोस होता है। तो ये 3 प्रकार के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। ये क्या है, ये है विलायक। तीनों में विलायक क्या है, विलायक तीनों में द्रव है। और ये क्या है, ये विलेय है। तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। देखो, हमने पहले द्रव और गैस जो विलयन होते हैं उनसे संबंधित हेनरी नियम पढ़ा। इनसे संबंधित हमने हेनरी नियम पढ़ा। और द्रव द्रव विलयनों से संबंधित राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। इसी प्रकार द्रव और ठोस से संबंधित राउल्ट का नियम होता है, द्रव और ठोस से संबंधित राउल्ट का नियम होता है। हेनरी नियम हमने पहले पढ़ा। देखो, हेनरी नियम क्या है। हेनरी नियम ये है कि निश्चित ताप पर किसी विलयन के ऊपर उपस्थित किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब द्रव द्रव विलयनों से संबंधित राउल्ट का नियम और द्रव ठोस से संबंधित राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे। देखो, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट ने सबसे पहले वाष्प दाब और मोल प्रभाज, विलायक के वाष्प दाब और विलेय के मोल प्रभाज में मात्रात्मक संबंध होता है, ये बताया। और ये संबंधी कहलाता है राउल्ट का नियम। तो पहले हम पढ़ेंगे जो द्रव द्रव विलयन होते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है, विलेय द्रव होता है, उनसे संबंधित राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाइए, द्रव 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 विलयनों द्रव द्रव विलयनों द्रव द्रव विलयनों या इन्हें कहते हैं दो वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, के लिए राउल्ट का नियम। यानी कि जब विलायक क्या होता है, द्रव होता है, विलायक क्या है, द्रव है, और विलेय भी द्रव है ना। सोलवेंट द्रव, सोल्यूट भी द्रव। जो द्रव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक बोलेंगे। तो ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद में फिर आपको ये समझाएंगे। तो राउल्ट का नियम ये है, निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव, वाष्पशील द्रवों के विलयन में
प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश, विलयन में उसके मोल अंश या बोलते हैं मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये द्रव विलयनों के लिए जो द्विअंगी विलयन होते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलेय एक विलायक, उनके लिए, और दोनों वो द्रव होते हैं, ये राउल्ट का नियम है कि निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तथा विलयन का कुल वाष्प दाब, तथा विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव, उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव या अवयव को घटक कहते हैं, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का, आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है, देखो ये राउल्ट का नियम है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। मान लो एक विलयन में, माना एक विलयन में दो द्रव A तथा B उपस्थित है, A तथा B उपस्थित है, दो द्रव A तथा B उपस्थित है, तथा विलयन में इनके आंशिक वाष्प दाब, विलयन में इनके आंशिक वाष्प दाब क्रमशः PA तथा PB है, PA तथा PB है, तथा विलयन में इनके मोल प्रभाज क्रमशः XA तथा XB है, XA तथा XB है। तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से जो घटक A है, जो पहला अवयव A है, इसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है, A का आंशिक वाष्प दाब, A का आंशिक वाष्प दाब है ना, इसे PA से प्रदर्शित करते हैं,
वो समानुपाती होता है इसके मोल प्रभाज के। Pa समानुपाती इसका मोल प्रभाज। इसी प्रकार से B का आंशिक वाष्प दाब है ना, Pb समानुपाती होता है विलयन में इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर यहां से ये समानुपाती चिन्ह हटा दे, देखो हमारा ये संबंध आया Pa समानुपाती XA, Pb समानुपाती XB। ये संबंध आया कि घटक A का जो आंशिक दाब होता है Pa, वो समानुपाती होता है इसके मोल प्रभाज X के समानुपाती। और इसी प्रकार से Pb घटक B या अवयव B का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब जो होता है, ये वाष्प दाब है A का आंशिक वाष्प दाब, ये B का आंशिक वाष्प दाब, ये समानुपाती होगा इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है जिसका मान जो है, ये जो घटक A है इसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आता है। यानी कि ये Pa बराबर होगा, Pa बराबर P0A XA। और इसी प्रकार से Pb बराबर P0B XB। ये शुद्ध घटक A का वाष्प दाब है, ये शुद्ध घटक, ये शुद्ध जो द्रव है B का वाष्प दाब है। तो यदि विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब PS हो, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब PS के द्वारा अगर इसे प्रदर्शित करें तो ये बराबर होगा PS बराबर Pa घटक A का आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक B का आंशिक वाष्प दाब, या PS बराबर P0A प्लस P0A XA इसका मोल प्रभाज प्लस P0B XB। हाँ, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है PS, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो उसके जो अवयव होते हैं उनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है ना। और ये जो P0A P0B क्या है, ये शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, P0B शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब। देखो इसको एक बार और देखिए, देखो द्रव विलयनों के लिए, यानी कि जब विलेय भी द्रव हो विलायक भी द्रव हो, उनके लिए राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम यह है कि निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, तथा विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। देखो मान लीजिए एक विलयन में दो द्रव है A प्लस B, एक विलयन दो द्रवों से मिलकर बना है, द्रव A प्लस द्रव B, और द्रव A का आंशिक वाष्प दाब Pa है विलयन में, द्रव B का आंशिक वाष्प दाब Pb है, और A के मोल प्रभाज XA है विलयन में और B के मोल प्रभाज XB है। तो इस नियम के अनुसार विलयन में अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना, जैसे अवयव A है, इसका आंशिक वाष्प दाब Pa है, तो ये
Pa समानुपाती होगा विलयन में इसके मोल प्रभाज XA के समानुपाती। ऐसे ही विलयन में घटक B का आंशिक वाष्प दाब विलयन में इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। इसके लिए वो नियतांक जो है वो शुद्ध द्रव A के वाष्प दाब के बराबर P नॉट A के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटा करके जो शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब है वो लिखते हैं इंटू XB। और तो ये A का आंशिक वाष्प दाब, ये B का आंशिक वाष्प दाब, और विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो इनका जोड़ होता है। यानी कि मान लो विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो PS है, तो ये इन के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। तो ये हमारा हुआ राउल्ट का नियम। अच्छा देखो, इसे हम Pa बराबर P नोट A और XA, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये आंशिक वाष्प दाब है। विलयन में किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे इसे बोल सकते हैं कि किसी अवयव का विलयन में जो आंशिक वाष्प दाब होता है, विलयन में किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके शुद्ध अवयव के वाष्प दाब, शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये राउल्ट का नियम है। देखो अगर अभी ये आपकी समझ में नहीं आया तो इसको हम आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। राउल्ट के नियम को और सरल तरीके से समझाने का प्रयास आपको करते हैं। देखिए, जो राउल्ट का नियम है ये द्रव और द्रव विलयनों के लिए है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। यानी कि दो, और द्रव क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। तो दो वाष्पशील द्रवों के लिए या द्रव विलयनों के लिए ये राउल्ट का नियम है। मान लीजिए, देखो मान लीजिए राउल्ट का नियम क्या है ये मैंने अभी आपको बताया। देखो मान लीजिए ये दो द्रव है A और ये द्रव B, द्रव A द्रव B। तो द्रव की सतह पर इसकी वाष्प जो दाब डालती है वो कहलाता है इस शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, और इसे P नोट A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए ये शुद्ध द्रव B है, इसकी सतह पर इसकी वाष्प जो दाब डालती है वो कहलाता है इस शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब, और इसे P नोट B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों A और B द्रवों को मिलाकर के विलयन बनाया गया है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बना है, विलयन बना है। ये A भी है इसमें और इसमें B भी है ना। तो ये बन गया मान लीजिए विलयन बन गया। और इस विलयन की सतह पर जो द्रव A है इसकी भी वाष्प है, और जो द्रव B है इसकी भी वाष्प है। इस विलयन की सतह पर वाष्प जो दाब डालती है वो कहलाता है विलयन का वाष्प दाब। उसे क्या कहते हैं, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, और इसे PS के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस वाष्प में घटक A की भी वाष्प है और इस वाष्प में ये जो द्रव B है इसकी भी वाष्प है। तो इस वाष्प में ये जो द्रव A है इसकी वाष्प जो दाब डालती है
उसे कहते हैं ए का आंशिक वाष्प दाब। उसे क्या कहेंगे? ए का आंशिक वाष्प दाब, और इसे PA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए का आंशिक वाष्प दाब यानी कि विलयन की सतह के ऊपर जो ए और बी दोनों घटकों की वाष्प है, इस वाष्प में जो घटक ए है उसकी वाष्प का दाब है, उसे कहते हैं ए का आंशिक वाष्प दाब। ऐसे ही इसमें जो घटक दूसरे वाला बी है उसका वाष्प दाब कहलाता है बी का आंशिक वाष्प दाब। बी का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और इसे PB के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो ये जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम ये बताता है कि जो ए का आंशिक विलयन के जो अवयव है ए और बी, इनका जो आंशिक दाब होता है वो विलयन में इस ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ऐसे ही बी का जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना, बी का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो इस विलयन में बी के मोल अंश के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि विलयन में ए का मोल प्रभाज जितना ज़्यादा होता है उसका आंशिक वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। मान लो ए का आंशिक वाष्प दाब XA है तो ये समानुपाती XA के। ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा विलयन में ए के मोल प्रभाज के। ऐसे बी का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा विलयन में बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि PA समानुपाती XA, या समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, PA बराबर, यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसका मान जो है वो शुद्ध द्रव ए के वाष्प दाब के बराबर होता है, P0A XA। तो ए का आंशिक वाष्प दाब ये आ गया। ऐसे ही PB समानुपाती होगा PB समानुपाती XB, यानी कि घटक B का आंशिक वाष्प दाब विलयन में इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है ना। या PB बराबर ये होगा P0B XB, ये घटक B का आंशिक वाष्प दाब। अब जो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है, विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो इन दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कुल वाष्प दाब PS है तो PS बराबर PA प्लस PB, या PS बराबर P0A XA प्लस P0B XB। तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो विलयन में ये जो घटक A है ना, द्रव A है और ये द्रव B है, इनका जो आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब विलयन में इनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एक आंशिक वाष्प दाब जब उसका मोल प्रभाज अधिक होगा तो आंशिक वाष्प दाब भी अधिक होगा, है ना। मोल प्रभाज कम होने पर आंशिक वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो कुल वाष्प दाब जो है दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, राउल्ट के नियम को हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए घटक A का आंशिक दाब घटक A के आंशिक दाब PA तथा उसके मोल प्रभाज XA के बीच में हम ग्राफ खींचे।